एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th में एसएसटी में भूगोल के एक चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और उस चैप्टर का नाम है कृषि। जी हाँ, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। आज हम करेंगे इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पूरे एक सेशन में, पूरे एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपको कराया जाएगा। तो फटाफट से आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो जानते हैं भारत की कृषि के बारे में, और सबसे पहले हम इस चैप्टर का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं पढ़ने हैं। चलिए तो देखें। पहली बात है कृषि के प्रकार। कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं? कृषि क्या है, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, कृषि एवं कृषि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। उसके बाद शस्य प्रारूप कृषि पद्धति है, एक शस्य प्रारूप कृषि पद्धति का एक प्रकार है शस्य प्रारूप, उसे देखेंगे। उसके बाद प्रमुख मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद जानेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों के बारे में, खाद्यान्न पदार्थों के अलावा अन्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। उसके बाद अखाद्य फसलों के बारे में जानेंगे, ऐसी फसलें जो खाई नहीं जा सकती लेकिन किसी ना किसी उपयोग में आवश्यक रूप से आती हैं। उसके बाद जानेंगे कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के बारे में, और उसके बाद देखें तो कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है, उत्पादन में क्या योगदान है, या क्या भूमिका है। उसके बाद हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में, यानी कि फूड सिक्योरिटी के बारे में। उसके बाद जानेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इतने सारे पॉइंट्स को अपन जो है इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार फिर से जितने भी लोग अपने साथ अभी जुड़े हैं, आप सभी जो है आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के सेशन के, वन शॉट रिवीजन के सेशन को फटाफट से आप सभी जो है लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए तो परिचय को जानने के बाद आते हैं अब मुद्दे की बात पे, यानी कि चैप्टर को शुरू करते हैं। यहां पे देखें सबसे पहले कृषि का परिचय जानते हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। क्या बात कही गई है? कृषि की दृष्टि से भारत जो है एक महत्वपूर्ण देश है, जहां की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कितनी? 2/3 जनसंख्या, यानी कि लगभग 72% जनसंख्या जो है, 72% जनसंख्या जो है किस कार्य में संलग्न है? कृषि कार्य में संलग्न है। यानी कि कहा जा सकता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्लियर? चलिए अब देखें कृषि के प्रकारों की बात करें। अपन ने इंट्रोडक्शन में, परिचय में अभी देखा था कृषि के प्रकार अपन को जानने हैं। तो चलिए जानते हैं कृषि के प्रकारों के बारे में। भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक तरह के कृषि तंत्र, यानी कि अनेक तरह के कृषि के प्रकार पाए जाते हैं या अपनाए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं या इस प्रकार से हैं। पहला प्रकार देखें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी कि प्रारंभिक रूप से उस कृषि को करना कि जिसमें आपकी जीविका का निर्वाह हो जाए, आपके जीवन का निर्वाह हो जाए। तो ऐसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? इस तरीके की कृषि को क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है अब ये भी समझ लेते हैं। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, यानी कि पुराने जमाने के कृषि औजार जो पुराने जमाने में कृषि कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाते थे। तो आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी का हल, सभी ने देखा होगा, जैसे लकड़ी का हल,
डाव, डाव भी एक कृषि औजार है और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि कैसे की जाती है? सबसे पहले तो जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, कृषि का पहला प्रकार है, इसे कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। इसमें भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर परिवार के सदस्यों की सहायता से ही श्रम कार्य किया जाता है, यानी कि परिवार के सदस्य ही उस भूमि पर खेती करते हैं अपनी भूमि पर। और आदिम कृषि औजार यानी कि पुराने जमाने में जो कृषि के औजार अपनाए जाते थे, जैसे कि लकड़ी का हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या कर्तन दहन प्रणाली किस पर निर्भर करती है? वो करती है भाई, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर करती है, यानी कि सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर करेगी, मानसून पर निर्भर करेगी। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता यानी कि मृदा प्राकृतिक रूप से जितनी उपजाऊ है उस पर ही निर्भर करेगी, उस पर, उसमें अलग से कोई रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखें, और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करती है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली। जैसा मौसम होगा उसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। पूर्ण रूप से जो है प्रकृति पर निर्भर करती है, प्राकृतिक रूप से ही ये खेती की जाती है। क्लियर हो गई बात? तो कृषि का एक प्रकार क्लियर हो गया कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। अब आगे देखें गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि के बारे में बात हो रही है। तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जिस भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहां ज्यादा जनसंख्या रहती है और उस एक ही जमीन से उस पूरी जनसंख्या का पालन पोषण होना हो। और यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। अब भाई खूब सारी जनसंख्या के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है जिस क्षेत्र में, वहां पर गहन जीविका कृषि को अपनाया जाता है। अब क्षेत्र तो उतना ही है, खेत की साइज तो उतनी ही है, अब उसी खेत पर ज्यादा अन्न उगाना है तो कैसे उगाया जाएगा? भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि कम क्षेत्रफल पर, कम जगह पर, छोटे से खेत में ही ज्यादा फसल का उत्पादन किया जा सके, ठीक है। तो ये बात हो गई गहन जीविका कृषि की। दो प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार देखें, तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। तीसरा प्रकार क्या है? वाणिज्यिक कृषि। इसको जाने तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण, वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण क्या हैं? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या हैं? आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग। अधिक पैदावार देने वाले बीज कौन से बीज होते हैं? HYB बीज। HYB बीज, HYB का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाएगा, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाएगा और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। वाणिज्यिक कृषि है। बेचने के लिए, अनाज बेचने के लिए जो कृषि की जाए उसे वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या है? आधुनिक निवेश यानी कि आधुनिक युग में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है कृषि के क्षेत्र में। तो अधिक पैदावार बढ़ाने वाले बीजों का, उन्नत किस्म के बीजों का या हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज किया जाएगा। रासायनिक उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा, कीटनाशकों का यूज किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे कृषि में पैदावार बढ़ाई जा सकती है क्योंकि वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है। तो ये देखें, अभी तक हमने कृषि के 3 प्रकारों के बारे में जाना।
उसके बाद देखें रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि जो है एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है, और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि में पौधों को रोप कर कृषि की जाती है और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में, खूब बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में एकल फसल बोई जाती है, यानी कि सिर्फ एक फसल बोई जाती है। तो ये हो गई अपनी रोपड़ कृषि, ठीक है। अब देखें भाई शस्य प्रारूप या कृषि पद्धति क्या होती है। शस्य प्रारूप या कृषि पद्धति क्या होती है इस बारे में जानते हैं। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो कि हैं रबी, खरीफ और जायद। क्या है, भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। शस्य प्रारूप कृषि पद्धति की बात हो रही है कि भारत में किस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया है। तो 3 प्रारूप हैं इसके, 3 शस्य ऋतुएं हैं, एक है रबी, एक है खरीफ और एक है जायद। रबी की बात करें सबसे पहले, ठीक है, रबी की बात करें तो रबी की ऋतु किसे कहते हैं, या रबी कब से कब तक का कृषि मौसम होता है, या रबी की ऋतु में कौन कौन सी फसलों का जो है उत्पादन होता है। देखें तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। भाई साहब कब बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। रबी की फसलों को कब बोया जाता है, शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। यानी कि रबी की फसलों का मौसम या रबी की फसलों का कार्यकाल कब से कब तक होता है, अक्टूबर से लेकर जो है अप्रैल तक होता है, ठीक है, कब से कब तक, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक होता है। अब कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो रबी की फसलों के नाम से जानी जाती हैं, तो वो है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी की फसलों के रूप में है, ठीक है। रबी की फसलों को याद करने का तरीका आप ऐसे सीख सकते हैं। रबी, यहां पे तो लिखा है भाई साहब रबी, अपन इसको लिखेंगे याद करने के लिए, लेकिन लिखना ऐसा ही है, अपन इसको याद करने के लिए लिखेंगे रवि। रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य। सूर्य तेज कब चमकता है, गर्मी में। तो गर्मी के मौसम में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये चीज तो आपको याद ही होगी। गेहूं कब आते हैं अपने घरों में, गर्मी में। जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब गर्मी में आने वाली फसलें हैं। तो ठंड में बोई जाती हैं, अक्टूबर में बोई जाती हैं, अप्रैल तक काट ली जाती हैं। तो ये फसलें हो गई, रबी की फसलें हो गई। एक शस्य प्रारूप हो गया। अब देखें दूसरा शस्य प्रारूप खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जब हमारे देश में मानसून आ जाता है, वर्षा आ जाती है, तो कब आता है भाई, जून जुलाई के दौरान आता है मानसून। तो कब बोई जाती हैं, मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो कब से कब तक का समय रहा इनका, खरीफ की फसलों का समय रहा इनका अपना जून जुलाई में बोई जाती है, ये समझ लो जून से लेके अक्टूबर तक, ठीक है। जून से लेके अक्टूबर तक का जो समय रहा वो किसका रहा आपका, ये रहा आपकी खरीफ की फसलों का। तो इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं, जो है चावल, मक्का, बाजरा। कौन कौन सी, चावल, मक्का, बाजरा, तुअर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि शामिल हैं, जो कि कब बोई जाती हैं, जून में। काटी कब जाती हैं, अक्टूबर में। कब से कब तक का समय हो गया, जून से अक्टूबर तक मानसून के साथ बोया जाता है, ठंड शुरू होने के साथ काट लिया जाता है। तो ये बात हो गई दूसरे शस्य प्रारूप या कृषि पद्धति की, खरीफ की फसलों की। तीसरी बात करें जायद फसलें। जायद फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटा जाता है, कौन कौन सी होती हैं। तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच, रबी और खरीफ दोनों के बीच में
ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। अब रबी की फसलों को कब काट लिया जाता है? अप्रैल तक। और खरीफ की फसलों को कब बोया जाता है? जून जुलाई में। यानी कि अप्रैल से जून के बीच का जो समय है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली, किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। और जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। किस किस की खेती की जाती है? तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे के फसलों की खेती की जाती है। ये फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। कब से कब तक का समय रहता है भाई साहब? जब रबी की फसल कट जाएगी उसके बाद, और कौन सी? खरीफ की फसल बोने का समय रहेगा उसके पहले। यानी कि हम कह सकते हैं कि अप्रैल से जून के बीच का जो समय रहता है, अप्रैल से जून के बीच का जो समय रहता है वो जायद फसलों का समय रहता है। क्लियर? अब देखें मुख्य फसलें देखें, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज। कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि क्या हैं? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। चावल, गेहूं, मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, जो कि आज चर्चित हैं। आजकल जो है मिलेट्स की, मोटे अनाजों की बड़ी डिमांड है, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। क्लियर? अब देखें आगे। चावल की बात करें, मुख्य फसलों में अब अपन एक एक फसलों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चावल की बात करेंगे। ठीक है? ये देखें भाई, धान का खेत है। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो पानी भरा है। धान की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। धान का जो पौधा होता है वो डूबा हुआ होना चाहिए पानी में। तो चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। बड़ी मात्रा में चावल यहाँ पे खाया जाता है, मुख्य खाद्य फसल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत का स्थान चावल के उत्पादन में कौन सा है? भारत का स्थान चावल के उत्पादन में दूसरा है। और पहला स्थान किस देश का है? चीन का है। यानी कि भारत में चावल उत्पादन का स्थान दूसरा है और पूरे विश्व में चावल उत्पादन में चीन का स्थान पहला है। ठीक है? उसके बाद देखें, यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है यानी किस मौसम में बोई जाती है भाई? जून जुलाई में बोई जाती है। अब जून जुलाई में ही क्यों बोई जाती है? क्योंकि जून जुलाई के महीने में ही मानसून आता है, बारिश ज्यादा होती है और चावल या धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ये पौधा जो है, धान का पौधा जो है या चावल की खेती जो है, बारिश के मौसम में बहुत अच्छी होती है। तो यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, कितना तापमान चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए और अधिक आर्द्रता यानी कि अधिक नमी चाहिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? चावल की खेती के लिए। तो चावल क्या है? एक खरीफ की फसल है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो है तापमान हो और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता जो है होती है। उसके बाद देखें, यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। यह भारत के किन भागों में उगाया जाता है? उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य फसलों में एक फसल के बारे में अपन ने पढ़ लिया, जो कि है चावल। अब देखें, चावल की बात हो रही थी। ठीक है? ये देखें, चावल की बात हो रही थी। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं चावल के? यहाँ पे देखें, उत्तर के मैदान की बात करी थी अपन ने। प्रमुख चावल के क्षेत्र जो आपको एकदम लाइट ग्रीन कलर में, मतलब पिस्ता ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखें। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र देखें आप, ये वाला एरिया अपन ने उत्तर के मैदानों की बात करी थी। उत्तर पूर्वी भाग की बात करी थी, ये रहा पूरा उत्तर पूर्वी भाग। ये
देखें आप यहाँ पे, और ये अपन ने तटीय मैदानों में भी बात करी थी कि तटीय मैदानों में और डेल्टाई प्रदेशों में जो है चावल की खेती ज्यादा होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि कहां कहां चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत और भारत के तटीय क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र जितने भी हैं वहां पर चावल की खेती मुख्य रूप से करी जाती है। और गौड़ प्रदेशों की बात करें या गौड़ क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे देखें ऊपर जम्मू कश्मीर, यानी कि पूरे भारत में वैसे चावल की खेती की जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से प्रमुख क्षेत्र कौन सा है चावल उत्पादन का? उत्तर का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत और तटीय मैदानी प्रदेश जो है और डेल्टाई प्रदेश जो है भारत के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। क्लियर यहां तक की बातें? अब अपन चलते हैं आगे। दूसरी बात करें गेहूं की। दूसरी मुख्य फसल है अपने पास गेहूं। ठीक है, चलिए अब गेहूं के बारे में जान लेते हैं। ये दिख रहे हैं आपको गेहूं के पौधे। ठीक है, तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है भारत की? चावल है, और गेहूं दूसरे नंबर पर है खाद्यान्न फसलों में। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह कहां कहां उगाया जाता है? तो यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा किया जाता है। इसका उत्पादन भारत के उत्तर में और उत्तर पश्चिमी भागों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं किसकी फसल है? गेहूं जो है रबी की फसल है। गेहूं किसकी फसल है? गेहूं रबी की फसल है, और जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु गेहूं को कब बोया जाता है? गेहूं को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। मार्च तक जो है, मार्च या अप्रैल के शुरुआती दिनों में इसको काट लिया जाता है। रबी की फसल है, उगाने के लिए शीत ऋतु चाहिए तो शीत ऋतु में ही बोई जा रही है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक वैसे शीत ऋतु चलती है, मार्च और अप्रैल तक काट ली जाती है गेहूं। तो शीत ऋतु 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि जब गेहूं पकने लगता है, जब मार्च अप्रैल में काटा जाता है, तब खिली खिली धूप निकलती है। ठीक है, तो क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, क्या क्या प्राकृतिक परिस्थितियां चाहिए गेहूं के उत्पादन के लिए? रबी की फसल है भाई, अक्टूबर में बो, मार्च अप्रैल तक काट लो। शीत ऋतु चाहिए तो अक्टूबर से फरवरी तक वैसे शीत ऋतु होती है। वर्षा कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। किसके लिए? गेहूं के लिए। फिर देखें, देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। भारत देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? एक है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान। उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। गेहूं के लिए काली मिट्टी बहुत अधिक जो है जरूरी होती है, उपजाऊ होती है। तो देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? एक तो हो गया उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो है देश में गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। तो भाई साहब ये बात हो गई अपनी किस फसल की? ये बात हो गई अपनी गेहूं की फसल की। गेहूं की बात करें भारत में, ठीक है, तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये देखें भाई, ये देखें, आपको पिंक कलर में दिख रहे होंगे। ये देखें, उत्तर की तरफ देखें आप, ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिमी भाग देखें, ये भाग देखें। ठीक है, इसके बाद यहां से जो है दक्कन चालू हो जाता है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक दक्कन चालू होता है, लेकिन दक्कन का ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो दो मुख्य भाग आपको दिख गए कि कहां कहां गेहूं का उत्पादन होता है। ये हो गए मुख्य भाग, प्रमुख क्षेत्र, और ये है आपका गौड़ क्षेत्र। कौन सा? यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें। तो भारत में गेहूं का उत्पादन अपन ने भारत के मानचित्र में भी देख लिया। तो इस तरीके से अपन ने दो फसलों के बारे में जान लिया। एक हो गई भारत की मुख्य फसल और दूसरी हो गई भारत की मुख्य फसल चावल और दूसरी हो गई भारत की मुख्य फसल गेहूं। तो अभी तक क्या क्या जाना अपन ने? कृषि के परिचय के बारे में जाना,
ठीक है। कृषि के अपन ने 3 प्रकारों के बारे में जाना, 4 प्रकारों के बारे में जाना, और शस्य प्रारूप यानी कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल किस किस मौसम में कब कब उगाई जाती है और कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद भारत की मुख्य फसलों के बारे में अपन जान रहे हैं। तो अभी तक अपन ने गेहूं और चावल 2 मुख्य फसलों के बारे में जाना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखें, मुख्य फसलों में हम जानेंगे मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स के बारे में। तो मोटे अनाजों में प्रमुख है मोटे अनाजों में प्रमुख है ज्वार, बाजरा और रागी। रागी, जी हाँ, ज्वार, बाजरा और रागी ये मोटे अनाजों में प्रमुख हैं और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होते हैं और आजकल मोटे अनाजों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है काफी अधिक होती है। ये देखें आप मोटे अनाजों की खेती को आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। कुछ महिलाएं जो है मोटे अनाजों की खेती यहाँ पे कर रही हैं। अब देखें आगे हम जानेंगे मुख्य फसलों में दालों के बारे में। दालें, जी हाँ, तो दालें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। जी हाँ, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है शाकाहारियों के लिए जो है, क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति जो है शाकाहारी भोजन ही करते हैं। तो दालों का प्रयोग भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है और भारत जो है पूरे विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, यानी कि पूरे विश्व में भारत में दलहन या दालों की खेती सबसे ज्यादा होती है। दलहन उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी कि दालों की खपत जो है भारत में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद देखें, शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। प्रोटीन किससे मिलता है? दालों से मिलता है। तो शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं और दालों को जो है कम नमी की आवश्यकता होती है। कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है, यानी कि जहां पे आर्द्रता नहीं है, जहां पे पानी की कमी है, वहां उन भौगोलिक जगहों पर जो है दाल की खेती की जा सकती है, क्योंकि इन्हें कम नमी की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखें भारत में मध्य प्रदेश, भारत में कहां कहां पर दालों की खेती होती है? तो भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो भारत में दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए। तो दालों की बात हो गई कि भारत विश्व में दाल उत्पादन में, दलहन उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद उपभोक्ता की दृष्टि से भी भारत दलहन में प्रथम देश है और शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। दालों की खेती के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाई जा सकती हैं और भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो ये बात हो गई अपनी दालों की। अब हम बात करेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, खाद्यान्न कौन कौन से हो गए? जो आपके अनाज होते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज। ये बात हो गई अपनी अनाजों की, यानी कि खाद्यान्नों की। अब खाद्यान्नों के अलावा, खाद्यान्न को अनाज कहा जाता है, अब खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं जिनकी खेती भारत में होती है? तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे हम बात करेंगे गन्ना की। कौन सी फसल? गन्ना। तो देखें गन्ना जो है एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना किस प्रकार की फसल है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, गन्ना जो है कहां से कहां तक, मतलब कितने तापमान की आवश्यकता होती है गन्ना के लिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में जो है बोई जाती है। गन्ना के लिए क्या क्या चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता चाहिए,
75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है गन्ना के उत्पादन के लिए। अब गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो भाई पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में जो है गन्ना का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये गन्ने के खेत आपको दिख रहे होंगे। तो गन्ने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में गन्ना जो है बोया जाता है। और गन्ना की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? गन्ने की उत्तर प्रदेश में होती है। उसके पश्चात अन्य राज्यों में भी गन्ने का उत्पादन होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा जो है गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बात हो गई गन्ना की। अगली बात देखें, तिलहन। खाद्यान्न फसलों में नहीं आती तिलहन। तिलहन यानी कि जिनसे तेल निकाला जाता है, जिन चीजों से तेल निकाला जाता है, तिलहन की बात करें तो देखें, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर, यानी कि देश में कुल बोया गया क्षेत्रफल जितना है, कुल कृषि योग्य जितना क्षेत्रफल है, उसके कितने क्षेत्रफल पर? उसके 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। उसके बाद देखें, इनका प्रयोग यानी कि तिलहन का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। तिलहन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खाना बनाने में किया जाता है। और इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्या बात कही गई है तिलहन के बारे में कि तिलहन का प्रयोग खाना बनाने में तो किया ही जाता है, तेल से अपन खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है तिलहन फसलों का। और इनमें से कुछ तेल के बीजों का उपयोग किस लिए किया जाता है? साबुन बनाने में, प्रसाधन यानी कि सौंदर्य में और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है तिलहन फसलों का। तो ये बात हो गई भाई तिलहन फसलों की। उसके बाद देखें चाय, ठीक है। चाय की बात करें भाई, सबकी प्रिय होती है चाय। तो चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। आपसे पूछा जाए, जैसे कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी फसल रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, जैसे कि दाल, गेहूं, ठीक है, उसके बाद चावल और उसके बाद चाय ऑप्शन में है। तो आप क्या लिखेंगे भाई? चाय। तो चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है और यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय को अपन कैसे यूज करते हैं? एज अ पेय पदार्थ यूज करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। कौन लाया था भाई? अंग्रेज लेके आए थे भारत में चाय को। अब देखें भाई चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण का मतलब होता है उष्ण। कोष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण। या चलो भाई अपन लिख लेते हैं गर्म, ठीक है, गर्म से आपको समझ में आ जाएगा। तो चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म जलवायु, नम जलवायु और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। उस पर बर्फबारी नहीं होनी चाहिए, पाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई भाई उपयुक्त परिस्थितियां। उसके बाद देखें चाय के, भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखें असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां और तमिलनाडु और केरल हैं। तो चाय का उत्पादन भारत के किन किन राज्यों में होता है? असम में होता है, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में होता है। पश्चिम बंगाल के ही दो क्षेत्र हैं, प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, साथ ही साथ पर्यटन स्थल भी हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां और तमिलनाडु और केरल क्या है भाई साहब? चाय उत्पादन प्रमुख स्थान है, ठीक है। तो चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। सबसे पहली बात ये आपको याद ही रखनी है
यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लेके आए थे। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण यानी कि गर्म, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल जो हैं प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, चाय उत्पादक स्थानों के रूप में जाने जाते हैं। चाय की खेती आप देख सकते हैं, चाय के जो पत्ते होते हैं या चाय की फसल जब तैयार हो चुकी है तो उसको भाई काट के जो है तोड़ के अपनी अपनी टोकरियों में महिलाएं रख रही हैं। और चाय की खेती में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, यानी कि महिलाओं को रोजगार का ये एक प्रमुख साधन है जिन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। तो बात हो गई अपनी चाय की। चलिए अब हम बात करेंगे कॉफी की, कॉफी उत्पादन की बात करेंगे। बात चल रही है भाई खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों की। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें यानी कि अनाज के अलावा और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो खाने या पीने योग्य होती हैं। ठीक है, कॉफी की बात करें तो भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। यानी कि भारत की कॉफी का जो उत्पादन होता है, यानी भारत में जिस कॉफी का उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध है। इसकी खेती कहाँ होती है? अब कॉफी की खेती की बात करें तो इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। चाय की खेती के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी कॉफी की बात हो रही है, चाय की नहीं। चाय की बात हो चुकी है, कॉफी की बात चल रही है। तो भारतीय कॉफी जो है अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। और कॉफी की खेती कहाँ कहाँ होती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र या राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। क्लियर यहां तक की बात? अगर यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो फटाफट से जल्दी और फटाफट से आप सभी जो है लाइक और शेयर कर दें। जितने भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं जल्दी से लाइक कर दें और जल्दी से शेयर भी करते जाएं। और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अब आगे। बागवानी फसलों की अब हम बात करें। बागवानी फसलों की बात करें, बागवानी फसलों में भाई सब्जी और फलों की खेती की जाती है। बागवानी फसलें किसे कहा जाता है या बागवानी फसलों में कौन कौन सी खेती आती है? सब्जी और फल की खेती आती है। ठीक है, अब देखें भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। क्या बात कही गई है? भारत जो है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। क्या बात कही गई है? भारत संपूर्ण विश्व की, पूरे विश्व की बात हो रही है, सिर्फ भारत की नहीं। भारत जो है संपूर्ण विश्व की 13%, कितनी? 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। तो बागवानी फसलों में कौन कौन सी बातें आती हैं आपकी? एक फल की बात आती है और दूसरी सब्जियों की बात आती है। तो बागवानी फसलें कौन कौन सी होती हैं? फल और सब्जी को बागवानी फसलों के अंतर्गत जो है रखा जाता है। शब्द से स्पष्ट है, बागवानी, बाग यानी कि बगीचे, जिनका उत्पादन बगीचों में करा जाता है। अपन कहते हैं उसके पास सब्जियों का बगीचा है या वहां पे फलों का बगीचा है या उद्यान है। चलिए अब देखते हैं अपन आगे। अखाद्य फसलें, अब बात करेंगे हम अखाद्य फसलें, ऐसी फसलें जो खाने योग्य नहीं रहती हैं। किस प्रकार की फसलें? ऐसी फसलें जो खाने योग्य नहीं रहती हैं। तो अखाद्य फसलों में है रबड़। क्या है भाई? अखाद्य फसलों की बात हो रही है तो कौन सी फसल है? रबड़ जो है खाने योग्य फसल नहीं है, रबड़। तो रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। कहाँ की फसल है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबड़ कैसी फसल है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ठीक है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण यानी कि गर्म और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। अब देखें भाई रबड़ को क्या क्या चाहिए रबड़ उत्पादन के लिए? रबड़ उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए।
क्या चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक पानी यानी कि वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद देखें केरल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, रबर का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो रबर का उत्पादन मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रबर का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है भाई साहब? एक राज्य हो गया केरल, दूसरा राज्य हो गया तमिलनाडु, तीसरा राज्य हो गया अपना कर्नाटक, चौथा हो गया अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि सब नीचे के ही राज्य हैं, साउथ के, दक्षिण भारत के राज्य हैं। और यहाँ पर जाएं अपन पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएं तो मेघालय में गारो पहाड़ियां, वैसे तो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, तो मेघालय की जो गारो पहाड़ियों का क्षेत्र है वहां पर रबर का उत्पादन होता है। तो रबर के बारे में क्या क्या बातें सीखी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो की पहाड़ियों में जो है इसे उगाया जाता है। अब बात करेंगे हम रेशेदार फसलों की, रेशेदार फसलों की। ठीक है देखें तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? एक हो गई आपकी कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ये कौन सी फसलें हैं? रेशे वाली फसलें हैं। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम कैसे पैदा होता है? शहतूत के वृक्ष के बारे में आप सभी जानते होंगे, उस पर कीड़े पनपते हैं, वो रेशम के कीड़े कहलाते हैं और उससे जो है रेशम का उत्पादन होता है। तो ये हो गई अपनी प्रमुख रेशेदार फसलें। चलिए अब देखें कपास के बारे में जाने, अखाद्य फसलों के बारे में पढ़ रहे हम, यानी कि जो फसलें हम खा नहीं सकते, जिनका उपयोग खाने में नहीं होता, उन्हें अखाद्य फसलें कहते हैं। तो अखाद्य फसलों में अगली फसल है कपास। जी हाँ तो जानते हैं अब अपन कपास के बारे में। देखें यहाँ पे यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है यानी कि किस मौसम में बोई जाती है? ये फसल जो है जून जुलाई के मौसम में बोई जाती है। खरीफ की फसल है यानी कि किस मौसम में बोई जाएगी? जून या जुलाई में जो है बोई जाएगी। और इस फसल को काटा कब जाएगा? इस फसल को कब काटा जाएगा? खरीफ की फसल को, खरीफ की फसल को जो है अक्टूबर तक जो है अपन काट लेंगे। ठीक है, खरीफ की फसलों का समय क्या होता है? जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का ये समय होता है जो कि खरीफ की फसलों का होता है। और जिसके उत्पादन के लिए दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। पहला फैक्ट क्या है कि कपास की खेती ज्यादातर किस क्षेत्र में होती है? तो दक्कन के पठार में होती है। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। क्षेत्र पता चल गया, दक्कन के पठार का शुष्कतर भाग और काली मिट्टी, और कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। क्लियर? अब देखें इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान क्या चाहिए भाई? कौन कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां चाहिए? उच्च तापमान की आवश्यकता है। किसके लिए? कपास के उत्पादन के लिए। हल्की वर्षा की आवश्यकता है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा या हल्की सिंचाई, पाला रहित दिन। अब भाई उच्च तापमान चाहिए तो पाला रहित दिन तो होगा ही। ठीक है, और खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां कपास के उत्पादन के लिए होनी जरूरी हैं? इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान हो, हल्की वर्षा हो या सिंचाई हो, पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखें भाई कौन कौन से राज्यों में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। तो यहाँ पे देखें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं।
कपास के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जो है कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र, भाई पहले ही बात हो गई है किस क्षेत्र की? दक्कन के पठार के शुष्कतर भाग की बात हो गई है, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र तो आएगा ही। तो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन भारत में महाराष्ट्र राज्य में होता है। तो कपास के बारे में अभी तक कौन कौन सी चीजें सीखी? पहली तो सीखी कि खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर तक काट ली जाती है, जिसके उत्पादन के लिए दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, पाला रहित दिन, खिली धूप की आवश्यकता होती है। और प्रमुख क्षेत्रों की बात करें या भारत के प्रमुख राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य माने जाते हैं। चलिए अब देखें आगे, जूट। अगली अखाद्य फसल है जूट, ठीक है। जूट के बारे में तो सभी जानते होंगे भाई, जूट से रस्सियां बनती हैं, बोरियां बनती हैं, सजावट के सामान बनते हैं जूट से। चलिए तो जानते हैं जूट के बारे में। तो जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में, जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। तो जूट की फसल कहाँ उगाई जाती है? बाढ़ वाले मैदान। भारत की बात करें तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसमें बाढ़ आती ही है हर वर्ष, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। किस राज्य की? भारत के पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ। वहां पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। और फिर से देखें कि जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, क्योंकि वहां प्रतिवर्ष बाढ़ आने के दौरान नई मिट्टी जमा होती है और उस नई उर्वरक मिट्टी में, नई उपजाऊ मिट्टी में जो है जूट की फसल जो है लगाई जाती है। यहाँ पे देखें प्रमुख राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद देखें जूट का प्रयोग किस किस चीज के लिए होता है? तो जूट का प्रयोग बोरियां बनाने में होता है, चटाई बनाने में होता है, रस्सी बनाने में, तंतु व धागे बनाने में, गलीचे यानी कि कालीन, गलीचे और दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गई बात? जूट की खेती कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ आती है, बिहार में भी बाढ़ आती है, असम, उड़ीसा, मेघालय सब उसी तरफ के क्षेत्र हैं जहां पर जूट का उत्पादन होता है। क्लियर? तो ये हो गई अपनी बात जूट के बारे में। अब देखें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाने चाहिए या किस प्रकार से किए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। हम कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत की कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब भारत की कृषि में सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल और संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशन सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में अब जानते हैं। तो भारत की 60% से भी अधिक आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। क्या बात कही गई है? भारत की 60% से भी अधिक आबादी जो है आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, ठीक है, हम सभी जानते हैं। उसके बाद देखें स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, संस्थागत सुधार की बात हो रही है। अपना टाइटल क्या है? प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो संस्थागत सुधार किस तरीके से करेंगे? स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति करने की प्राथमिकता दी गई। चकबंदी का मतलब क्या होता है? यानी कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो कई जगह पे बिखरे हुए हैं, ठीक है,
उनको एक जगह करके समाहित कर दिया जाए, यानी कि जब भूमि कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बटी हो, ठीक है, तो क्या होगा भाई, कम उपज प्राप्त होगी। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्था का सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति करने की प्राथमिकता दी गई। और उसके पश्चात देखें 1960 और 1970 में, कब की बात हो रही है, 1960 और 1970 के दशक की बात हो रही है। तो 1960 और 1970 में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित, किस पर, पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ करेंगे। अब हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और उसके पश्चात देखें, उसके पश्चात हम देखें कि हरित क्रांति होती क्या है, तो हरित क्रांति यानी कि फसलों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, खाद्यान्न में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है हरित क्रांति की शुरुआत करी गई। और हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय भारत में किसको जाता है, हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय भारत में जाता है एमएस स्वामीनाथन को, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। और विश्व की बात करें, विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति शुरू करने का श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो कृषि में कुछ ऐसे उपाय करे गए, कुछ नए उर्वरकों का प्रयोग, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया जिससे कृषि में पैदावार बढ़ाई जाए। नई किस्म के, उन्नत किस्म के बीज तैयार किए गए, HYB बीज जिसे कहा जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का उपयोग किया गया और फसलों के उत्पादन में बढ़ावा दिया गया। तो इसे जानते हैं हम हरित क्रांति के नाम से। उसके पश्चात देखें, बात हो रही है श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति शुरू की थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, किसने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति चालू करी थी। और श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था, दूध उत्पादन में वृद्धि करना। तो 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति आरंभ करी गई जिसका उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति को, श्वेत क्रांति को जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड के नाम से। जी हाँ, तो 1960 और 1970 के दशक में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां जो है आरंभ करी गई थी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से भारत में किए गए। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखें 1980 तथा 90 के दशक की बात करें, 70 तक की बात कर ली, अब अपन 1980 से 1990 के दशकों की बात करें तो 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। उसके बाद देखें कि किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कौन सा भाई, किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में आया था, किसान क्रेडिट कार्ड, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी चालू करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार दिखाई देते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं, यानी कि टेलीविजन के माध्यम से, संचार के साधनों के माध्यम से आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा जो है किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। उसके बाद देखें किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए, क्या बात कही गई है, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य क्या बात कही गई है, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य या इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब भाई क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो सबसे पहले इसको अपन कवर करते हैं कि किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। तो सरकार द्वारा घोषणा करी जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है और किसान बिचौलियों और दलालों के शोषण से किस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए बच जाते हैं, इसको समझते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है जिसको सरकार क्या करती है किसानों से फसल बोए जाने के पहले, ध्यान से सुनिएगा, कि सरकार किसानों से फसल को बोए जाने से पहले ही उस फसल का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है कि आपके खेत में जितना भी अनाज उगेगा, जितना भी अनाज उपजेगा, ठीक है, उसकी कीमत इतनी निर्धारित करी जाएगी प्रति क्विंटल। ठीक है, क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं, तो प्रति क्विंटल इतनी कीमत निर्धारित कर दी जाएगी, चाहे आपकी फसल कैसी भी हो। तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हर एक फसल का जो है, कुछ फसलें आती हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में, तो उन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के खेत में बोए जाने से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। और जब फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है और कट जाती है, तो किसान जो है मंडी में जाके, जो अपनी सरकारी मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, वहां पर जाके सीधे बेचा करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और सरकार उनसे उस मूल्य पर खरीदा करती है। तो इससे क्या अपन को नजर आ रहा है कि सरकार और किसान के बीच बिचौलिया या दलालों की भूमिका खत्म हो गई। किसान सीधे संपर्क कर रहे हैं सरकार से, सरकार सीधा संपर्क कर रही है किसान से और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया कि इतने मूल्य पर खरीदना है हमें, और फसल बोने से पहले ही निर्धारित कर दिया। तो बन गया काम भाई किसानों का। तो किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार जो है घोषणा करती है। चलिए, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है और उत्पादन में क्या योगदान है, अब ये जानेंगे। तो 2010-11 में, कब की बात हो रही है? 2010-11 में भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 52% कर्मचारी जो है कार्यरत थे। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है भाई साहब? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? यानी कि एक वर्ष में किसी एक देश में जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया उनका मूल्य और सेवाओं का मूल्य। तो किसी एक देश में एक वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। तो कृषि क्षेत्र की बात यहाँ पे हो रही है। तो पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। किससे? कृषि क्षेत्र से। कृषि का योगदान देश की जीडीपी में बढ़ रहा है, देश की राष्ट्रीय आय में, देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से पर्याप्त रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। अब देखें आगे खाद्य सुरक्षा। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। खाद्य सुरक्षा की अब हम बात करेंगे। क्या है खाद्य सुरक्षा? तो समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए समाज के सभी वर्गों को, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी वर्गों को, ठीक है, तो समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना करी है ताकि हर व्यक्ति के लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो, चाहे अकाल का दौर हो, ठीक है, चाहे महामारी का दौर हो, चाहे आपातकाल की स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सरकार की जिम्मेदारी है देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के हर वर्ग के नागरिक को खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
इसके दो घटक हैं। इसके दो घटक कौन कौन से हैं? एक तो है बफर स्टॉक, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक के बारे में जाने तो सरकार क्या करती है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात अभी अपन ने पढ़ी थी, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से, ठीक है, क्या करती है? अनाज खरीदती है। उस अनाज को स्टोर करके रखती है, एफसीआई के माध्यम से खरीदती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदती है, अनाज को खरीदती है और उनका बफर स्टॉक करके रखती है, बड़े बड़े भंडार गृहों में जो है स्टॉक करके रखती है। और जब कभी आपदा की स्थिति आती है तो उस स्थिति में जो है प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, हर वर्ग के प्रत्येक इंसान को जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना, अनाज उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये बात हो गई बफर स्टॉक की। अब देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली शब्द से ही समझने की कोशिश करना, शब्द से ही समझने की कोशिश करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। सार्वजनिक यानी कि सभी को, वितरण यानी कि बांटना, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या किया जाता है भाई साहब? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जिनके पास राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड किसके पास होगा? बीपीएल परिवारों के पास, गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन व्यक्तियों को कम से कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराना, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। अनाज में जैसे कि गेहूं, चावल या मोटे अनाज और दालें, ये सब चीजें दी जाती हैं, शक्कर दी जाती है, तेल जो है मिट्टी का तेल जिसे कैरोसिन कहते हैं वो दिया जाता है। तो ये बात होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कि उचित मूल्य पर सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को कम से कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ठीक है। कम से कम मूल्य कितना हो सकता है? जैसे कि मान लो 5 रुपए किलो चावल और मात्र मान लो 3 रुपए किलो गेहूं। इतने कम मूल्य पर जो है गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति होते हैं, परिवार होते हैं, उनको उनकी परिवार में व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से जो है उतना अनाज उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर हो गई बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बातें। चलें अब आगे, चलिए अब देखें भाई, खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई करती है। अभी मैंने आपको बताया था खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति यानी कि बफर स्टॉक के जरिए जो हम खाद्यान्न किसानों से खरीद रहे हैं, यानी कि सरकार खरीद रही है, और भंडारण की व्यवस्था यानी कि स्टॉक की व्यवस्था कौन करता है? ये सब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई करती है। जबकि इसके वितरण को यानी कि इस खाद्यान्न के वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। बफर स्टॉक में जो अनाज जो है स्टोर करके रखा गया है वही तो एक तो आपातकाल में भी काम में आता है, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वही अनाज जो है कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। क्लियर हुई बात। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात जो अभी मैंने बताई थी वही यहाँ पे कही गई है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। तो ये बात हो गई अपनी भाई साहब किस चीज की? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। अब देखें आगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य या नेशनल फूड
सिक्योरिटी के उद्देश्य क्या हैं? तो सामान्य लोगों को, पहला उद्देश्य देखें, सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। क्या बात कही गई है? सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य, जो सामान्य लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो व्यक्ति हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को खरीद सकने योग्य, यानी कि इतनी कीमत निर्धारित करना कि वो व्यक्ति उस सामान को खरीद पाए या उस खाद्य पदार्थ को खरीद पाए। ठीक है। उसके बाद निर्धनों को भोजन प्राप्त करने में समर्थ बनाना, कम कीमत पर उपलब्ध होगा तो निर्धन व्यक्ति जो है उस भोजन को खरीद पाने में समर्थ होंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि, भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया। फसल बोने के पहले तो किसान जो है ज्यादा से ज्यादा पैदावार अपने खेतों में बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि। उसके बाद देखें, भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना। भंडारों को बनाए रखने के लिए हमेशा जो है सरकार का भंडार बना रहे, हमेशा बफर स्टॉक रहे सरकार के पास में, तब तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों को जो है सभी को उपलब्ध करा पाएंगे। तो भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को जो है निर्धारित करना। क्लियर यहां तक की बात है? तो ये हो गया भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य कि सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, निर्धनों को भोजन प्राप्त करने में समर्थ बनाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। उसके बाद भंडारों को बनाए रखने के लिए यानी कि बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए, ताकि बफर स्टॉक के जरिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो है लोगों तक अनाज को पहुंचाया जा सके। तो भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं, भाई हरित क्रांति में भी सबसे ज्यादा चावल और गेहूं की पैदावार बढ़ाने के ही प्रयास किए गए थे, क्योंकि हर व्यक्ति को दो मुख्य अनाज चावल और गेहूं की आवश्यकता अधिक होती है। तो भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना। ठीक है, चावल और गेहूं की बात हो रही थी। अपन ने देखा था अभी जब अपन मुख्य फसलें पढ़ रहे थे, भारत की मुख्य फसलें, तो सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। और दूसरे नंबर की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? गेहूं है। क्लियर यहां तक की बात है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के क्या क्या उद्देश्य हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देना। विभिन्न देशों की, अलग अलग देशों की या एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? भाई जब आयात और निर्यात दो देशों के मध्य होगा, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। जब एक देश से कुछ वस्तुओं का निर्यात विदेशों की तरफ किया जाएगा और विदेशों से जब हमारे देश की तरफ आयात किया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था पनप चुकी है, ग्लोबलाइजेशन विश्व में आ चुका है। अब भाई जब एक देश से दूसरे देश की तरफ वस्तुओं का आयात और निर्यात होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, तो विदेशी मुद्रा जो है, करेंसी है, फॉरेन करेंसी जो है एक्सचेंज होगी, यानी कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होगी। तो अब भाई इसी वैश्वीकरण का, इसी ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर या एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको भी जान लेते हैं। तो वैश्वीकरण की घटना उपनिवेश काल से ही मौजूद है। उपनिवेश काल यानी कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था हमारे देश पर और दुनिया के विभिन्न देशों पर भी। ठीक है, तो वैश्वीकरण की घटना कब से चालू है? जब अंग्रेजों के अपन गुलाम बने हुए थे, जब अंग्रेजों ने अपन को गुलाम बना के रखा था। औपनिवेशिक काल उस काल को कहते हैं जब ब्रिटिशर्स का अपन पर शासन हुआ करता था। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। भारत में कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी। यहां से भाई ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कच्चे माल के रूप में भाई इधर से कपास खरीदा,
ठीक है, और सस्ती दरों पर खरीदा और उस कपास को ले गए भाई अपने देश में, लंदन में ले गए और वहां पर कपास से सूती कपड़ों का निर्माण किया और उन सूती कपड़ों को बना करके क्या किया भाई, अपने देश में लाके और दूसरे देशों में भी भेज के महंगी महंगी कीमतों पर उस माल को बेचा। ठीक है, तो क्या बात कही गई है, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि हमें अंग्रेजों के काल से यानी कि औपनिवेशिक काल से ही दिखाई देता है। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। तो यहां दिख रहा है आपको वैश्वीकरण होता क्या है, जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाए। अंग्रेजों ने भारत से खरीदा कपास अपने देश को निर्यात किया। ठीक है, तो भाई कुछ पेमेंट भी अपन को देंगे, जो भी कपास खरीदा उसका पैसा भी अपन को मिलेगा और वहां से उस कपास से सूती कपड़े बनाए और दुनिया के कई देशों की तरफ उन्हें भेजे। यानी कि ब्रिटिशर्स का अंग्रेजों का व्यापार पूरी दुनिया में फैल चुका था। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में फैल चुकी है। क्लियर, तो ये बात हो गई भाई अपनी कि वैश्वीकरण का क्या कृषि पर प्रभाव होता है। चलिए, तो कृषि क्षेत्र के बारे में अब आगे और जानते हैं। तो 1990 के बाद की बात करें, 1990 के बाद की बात करें तो 1990 के बाद जो है वैश्वीकरण की अवधारणा अपने देश में आई थी। ठीक है, कब आई थी, 1991 में, जब नई आर्थिक सुधार की नीति आई थी, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया गया था। तो 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे कैसे, अब भाई देखें, कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद, मतलब कुछ कृषि उत्पादक ऐसे हैं जिनका मुख्य रूप से सिर्फ भारत में ही उत्पादन किया जाता है। भारत कई फसलों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। उसके बावजूद भी विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने में, कंपटीशन करने में कौन, ये जो अपना है भारतीय कृषि जो है असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, अब देखें आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जीन क्रांति, जैविक कृषि, ठीक है, इसे बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाना जाता है। जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, ठीक है, संकर किस्म यानी कि हाइब्रिड सीड्स, दो या दो से अधिक फसलों को मिलाकर के एक जो नई किस्म तैयार की जाती है उसको कहा जाता है हाइब्रिड या संकर किस्म। ठीक है, तो जीन क्रांति जो है आज प्रचलन में है कृषि क्षेत्र में। उसके बाद देखें, आजकल कार्बनिक कृषि का अधिक प्रचलन है। किसका? कार्बनिक कृषि का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का जो है अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बात कही गई है कि कार्बनिक कृषि के चलते, जिसमें कार्बनिक कृषि में जो भी उर्वरक, कीटनाशक और बीज प्रयोग किए जाते हैं वो एकदम देसी प्रयोग किए जाते हैं, कीटनाशक या रसायन युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे हम कृषि में कई तरीके से नए सुधारों को देख रहे हैं। इसके बाद देखें, भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, यानी कि फसलों को बदलता रहना चाहिए। शस्यावर्तन यानी कि ऋतुएं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही फसलों को भी बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्षों तक सिर्फ एक ही फसल की खेती कर रहे हैं। हर साल जो है उस भूमि पर अलग अलग फसलें हम उगाएंगे तो उर्वरक शक्ति जो है मिट्टी की बढ़ेगी। तो भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए
और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी और मिट्टी की उर्वरक शक्ति में या मिट्टी की उर्वरता में जो है वृद्धि होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक की बातें? तो चलिए हमने भाई कृषि के बारे में कई सारी चीजों को जाना, जैसे कि कृषि है क्या, ठीक है, कृषि की मुख्य ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, कृषि के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार जाने, 3 ऋतुएं जानी, जैसे कि खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। उसके बाद कृषि मुख्य फसलों के बारे में जाना, मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं मुख्य खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, यानी कि खाद्यान्न में तो नहीं आती, अनाजों में नहीं आती, लेकिन खाने या पीने के काम में जरूर आती हैं। उसके बाद कुछ अखाद्य फसलों के बारे में जाना और अंत में जाना प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के बारे में कि कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। तो आज का कृषि का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो कि आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, वो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीजें अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स री नोट्स भी चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप दोनों चीजें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड को हम कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीबीटी, एनटीएस और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।